गुड इवनिंग वेरी वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का प्लेटफॉर्म टीचर पे। तो आज 47 नंबर का सेट होगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं पॉलिटी से। फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में राजनीतिक चेतना एक कारक है किसका? राजनीतिक चेतना एक कारक है किसका? राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में राजनीतिक जो चेतना है वो किसका कारक है, ये बताना है। किसका है? तो ये है आपका किसका? विकासवादी सिद्धांत का। किसका है? विकासवादी सिद्धांत का है। विकासवादी सिद्धांत का है। आंसर क्या होगा? बी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। विकासवादी सिद्धांत कहता क्या है? विकासवादी सिद्धांत जो है ये राज्य की उत्पत्ति के बारे में बताता है कि राज्य जो है जैसे पुराने समय में राज्य हुआ करता था, वो धीरे धीरे उसमें प्रोग्रेस होते हुए, उसमें विकास होते हुए, मतलब वो विकास करते करते आज की वर्तमान स्थिति में पहुंच चुका है, आज की वर्तमान कंडीशन में पहुंच चुका है, ठीक है। विकासवादी सिद्धांत यही है, ठीक है। राज्य के लिए विकासवादी सिद्धांत यही है कि जो पहले था राज्य, जो भी पहले राज्य था, ठीक है, आदिकालीन जो समाज था हमारा, वो आज विकास होते होते, विकसित होते होते वर्तमान स्वरूप में पहुंच चुका है। यही आपका क्या है? विकासवादी सिद्धांत है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, बी, बिल्कुल। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 112, किसने लोकतंत्र को सरकार का एक रूप जिसमें सभी का हिस्सा है के रूप में वर्णित किया है? जॉन सीली, जे.एस. मिल, ब्राइस, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। सरकार का एक रूप जिसमें सभी का हिस्सा होता है, इसके रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये करने वाले कौन थे? अब्राहम लिंकन को आप सभी जानते हैं। किसे? अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन, अब्राहम लिंकन, ठीक है। अब्राहम लिंकन का ही कहना था, अब्राहम लिंकन का ही ये स्टेटमेंट है, ठीक है, कि लोकतंत्र जो है वो सरकार का एक रूप है जिसमें सभी की हिस्सेदारी है, सभी इसमें हिस्सा लेता है। और इन्हीं का कहना था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है। इस कथन से सभी परिचित होंगे। लोकतंत्र जनता का, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के द्वारा और जनता के लिए, जनता के लिए शासन है, ठीक है। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन, लेकिन इसमें नहीं है तो आंसर आपका उपयुक्त में से कोई भी नहीं हो जाएगा। आंसर क्या होगा? अब्राहम लिंकन का ये कहना था, अब्राहम लिंकन का कहना था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई सही आंसर हो जाएगा। अब्राहम लिंकन का ही कहना था कि सरकार का एक रूप जिसमें सभी का हिस्सा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 113, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय शक्ति का, राष्ट्रीय शक्ति का एक तत्व है जो किसी देश की विदेश नीति के निर्णय को प्रभावित करता है? ठीक है, राष्ट्रीय शक्ति का एक तत्व है, राष्ट्र की शक्ति का एक तत्व है जो किसी भी देश के विदेश नीति को प्रभावित करेगा। वो कौन हो सकता है? जलवायु और भूगोल क्या विदेश नीति को प्रभावित करता है? धर्म और संस्कृति क्या विदेश नीति को प्रभावित करेगा? अर्थव्यवस्था और व्यापार, तो साफ साफ ये कॉमन सी बात है, कौन करेगा? अर्थव्यवस्था और व्यापार जो है ये विदेश नीति को प्रभावित करेगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी अर्थव्यवस्था और व्यापार प्रभावित करेगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 114, अंतरराष्ट्रीय राजनीति का कौन सा सिद्धांत तर्क देता है कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था अराजकता की स्थिति की विशेषता है जहां राज्य प्राथमिक अभिनेता है और अपनी शक्ति और सुरक्षा को अधिकतम करना चाहता है। राज्य जो है वो प्राथमिक अभिनेता है और अपनी सुरक्षा और शक्ति को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहता है, अधिकतम करना चाहता है, ठीक है। कौन सा सिद्धांत ये कहता है? यथार्थवाद, उदारवाद, रचनावाद, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। क्या कहता है? जो राज्य है,
ठीक है, वो प्राथमिक अभिनेता है और अपनी शक्ति और सुरक्षा को अधिकतम करना चाहता है। कौन हो जाएगा? यथार्थवाद। कौन हो जाएगा? यथार्थवाद हो जाएगा, यथार्थवाद हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, ए सही आंसर हो जाएगा, ए। ठीक है, ए सही आंसर हो जाएगा। उदारवाद के जनक कौन है? जॉन लॉक है। उदारवाद के जनक कौन हो जाएंगे? जॉन लॉक हो जाएंगे। और जीन पियाजे जो है ये रचनावाद के जनक हैं। जीन पियाजे, जीन पियाजे, जीन पियाजे रचनावाद के जनक हैं। जीन पियाजे रचनावाद के। और जॉन लॉक की बात करें तो ये किसके हैं? उदारवाद के। जॉन लॉक, जॉन लॉक जो है ये किसके हैं? ये उदारवाद के हैं। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यथार्थवाद, यथार्थवाद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 115। किसने कहा जहां कोई कानून नहीं है वहां कोई स्वतंत्रता नहीं है? जहां कोई कानून नहीं वहां कोई स्वतंत्रता नहीं है, ये कहने वाले कौन हैं? जहां कोई कानून नहीं वहां कोई स्वतंत्रता नहीं। जॉन लॉक, टी.एच. ग्रीन, मैक आइवर्ड, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। किसके द्वारा ये कहा गया? किस बुक का ये लाइन है? सेकेंड ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट, सेकेंड ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट, सेकेंड ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट, सेकेंड ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट। ठीक है, चलिए इस पुस्तक का ही ये एक लाइन है, जहां कोई कानून नहीं वहां कोई स्वतंत्रता नहीं। और ये पुस्तक लिखने वाले कौन थे? तो उदारवाद के जो जनक हैं, उदारवाद के जो जनक हैं, उदारवाद के जनक, उदारवाद के जनक कौन? जॉन लॉक। जॉन लॉक के द्वारा ये लिखी गई है। किसके द्वारा? जॉन लॉक के द्वारा लिखी गई है। जॉन लॉक के द्वारा ये लिखी गई है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जॉन लॉक इसका सही आंसर हो जाएगा, जॉन लॉक। ठीक है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। जहां कोई कानून नहीं वहां कोई स्वतंत्रता नहीं, ये लाइन किसका है? जॉन लॉक का है, क्योंकि जॉन लॉक ने अपनी पुस्तक सेकेंड ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट में इस बात का उल्लेख किया है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 116 नवीन लोक प्रबंधन, नवीन लोक प्रबंधन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? नवीन लोक प्रबंधन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। नवीन लोक प्रबंधन करता क्या है? तो ये विकेंद्रीकरण को बढ़ाता है। क्या करता है? विकेंद्रीकरण को बढ़ाता है, विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देता है, विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देता है। ठीक है, बढ़ावा देता है। इसमें होता क्या है? तो ये सार्वजनिक हित को ध्यान में रखता है। ठीक है, सार्वजनिक हित को ध्यान में रखता है, सभी का हित हो इसमें, इस चीज पर विशेष इसमें मतलब आपका जो सार्वजनिक हित है इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। इसका बाजार अभिविन्यास है। नवीन लोक प्रबंधन या प्रबंधकीय स्वायत्तता की वकालत करता है या सार्वजनिक हित को कायम रखता है, सार्वजनिक हित को कायम रखता है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 117। निम्नलिखित में से कौन अमेरिकी बहुलवादी सिद्धांत में एक केंद्रीय व्यक्ति रहा है? अमेरिकी बहुलवादी सिद्धांत में कौन केंद्रीय व्यक्ति है? रॉबर्ट डायल, जे हैबरमास, एच साइमन, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। चलिए क्या हो जाएगा? कौन अमेरिकी बहुलवादी सिद्धांत में एक केंद्रीय व्यक्ति रहा है? तो रॉबर्ट डायल, रॉबर्ट डायल जो है ये रहे हैं रॉबर्ट डायल। आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर ए। निम्नलिखित में से किस महासंघ में कार्यकारिणी कॉलेजिएट है? महासंघ में कार्यकारिणी कॉलेजिएट है। ये स्विट्जरलैंड और उरुग्वे जैसे देश में आपको देखने को मिलेगा। स्विट्जरलैंड और उरुग्वे जैसे देश में देखने को ये मिल जाएगा। ठीक है, स्विट्जरलैंड और उरुग्वे
जैसे देश में आप इसे देखेंगे। इस व्यवस्था में होता क्या है, आंसर क्या होगा, ई सही आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। कार्यकारिणी कॉलेजिएट में होता क्या है, तो इसमें होता है जो भी कार्यकारिणी है, ठीक है, कार्यकारिणी में जो सदस्य शामिल है यानी उच्च अधिकारी जो है, उच्च अधिकारी या मंत्री जो है, वो सभी मिलकर काम करते हैं और सभी इसके लिए उत्तरदायी भी होते हैं, ठीक है, व्यक्तिगत रूप से और पूरे सामूहिक रूप से भी उत्तरदायी होते हैं। सभी इसमें एक साथ मिलकर काम भी करते हैं। एक कॉलेजिएट बना होता है, जितने भी उच्च अधिकारी होते हैं उन सभी का एक कॉलेजिएट बना होता है, ठीक है, वो सभी मिलकर काम करते हैं और अपने काम के प्रति जवाबदेह भी होते हैं, व्यक्तिगत रूप से भी और सामूहिक रूप से भी। जो समूह को बनाकर किया जाता है कॉलेजिएट, कुछ लोगों की ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें कुछ लोग होते हैं और सभी लोग मिलकर काम करते हैं, लेकिन जिस जिस चीज के लिए काम करते हैं उस पर वो व्यक्तिगत रूप से भी और सामूहिक रूप से भी जिम्मेदार होते हैं, ठीक है, क्लियर है। उच्च अधिकारी का एक क्या है, ग्रुप है, ये उच्च अधिकारी का एक ग्रुप होता है जिसमें सभी लोग मिलकर काम करते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 119 संयुक्त राज्य अमेरिका में दबाव समूह की सबसे अधिक अपनाई जाने वाली तकनीक क्या है, तो वो पक्ष जुटायु तकनीक है, जिसे कि लॉबिंग भी कहा जाता है, लॉबिंग भी कहा जाता है, पक्ष जुटायु जिसे लॉबिंग भी कहते हैं, इंग्लिश में भी याद रखना है, लॉबिंग कहा जाएगा। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा आपका, बी सही आंसर हो जाएगा, लॉबिंग इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये एक प्रकार का वकालत समूह होता है, इसीलिए इसे वकालत समूह भी कहा जाता है, वकालत समूह भी इसे कहा जाएगा। इसे और किस नाम से जाना जाएगा, वकालत समूह के नाम से भी जाना जाएगा, ठीक है। दबाव समूह इसी के द्वारा काम करता है, ये जो जनता होती है उसके लिए, ठीक है, जनता के लिए बिना किसी स्वार्थ के एक काम करने का तरीका आपका हो जाएगा। चलिए, और दबाव समूह इस तरीके को अपनाती भी है, ठीक है, सरकार पर दबाव बनाती है कोई ऐसे मुद्दे को लेकर काम करने को जो कि समाज के हित में हो, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अपनाया जाने वाला तकनीक कौन सा है, लॉबिंग है, जिसे पक्ष जटायु भी कहते हैं और वकालत समूह के नाम से भी जाना जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। 120 शांति के लिए परमाणु किस विश्व नेता द्वारा प्रस्तुत निरस्त्रीकरण योजना है, शांति के लिए परमाणु, जवाहरलाल नेहरू है, सुसेश्वर है और आई जॉन हॉवर्ड है, एक से अधिक है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति आई जॉन हॉवर्ड, ठीक है, अमेरिकी राष्ट्रपति आई जॉन हॉवर्ड जब संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना भाषण दे रहे थे, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप में, वहां पे अपना भाषण दे रहे थे, तो उस भाषण में उन्होंने इस चीज का जिक्र किया था, शांति के लिए परमाणु का, ठीक है, उसी में कहा था। और वो डेट आपका 8 दिसंबर 1953 का था, 8 दिसंबर 1953, 8 दिसंबर 1953 का वो डेट था, ठीक है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे, तो आई जॉन हॉवर्ड थे, आई जॉन हॉवर्ड थे। आई जॉन हॉवर्ड ने कहाँ पे, यूएनए के सभा में भाषण दिया था, ठीक है, सभा में भाषण दिया था। ये उसी भाषण का क्या है, उसी भाषण का हिस्सा है। आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, आई जॉन हॉवर्ड आपका सही आंसर हो जाएगा, आई जॉन हॉवर्ड, ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। राष्ट्रीय ध्वज के बारे में है, बताइए सही क्या होगा। पहला क्या है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया, बिल्कुल सही है, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या है, राष्ट्रीय ध्वज के बीच के चक्र में 2.1 तिलियां होती है, ये गलत है। कितनी तिलियां होती है, ये कथन आपका गलत है। कितनी तिलियां होगी, तो 24 तिलियां होती है। कितनी होती है, 24 तिलियां होती है। अगला क्या है, राष्ट्रीय ध्वज की
चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 3:4 होता है, ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है। आपको बताना है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है। यहाँ पे उल्टा करके दिया हुआ है, चौड़ाई और लंबाई दिया हुआ है, बताइए क्या हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों गलत है, ये दोनों कथन गलत है। आंसर क्या होगा, सिर्फ एक सही है ना, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है, केवल एक सही है। ठीक है, चलिए अब हम ध्वज के बारे में देखते हैं। सबसे पहले ध्वज के बारे में, ध्वज जो प्रस्तुत किया गया था वो किसके द्वारा, हंसा मेहता ने सबसे पहले जो ध्वज है उसे प्रस्तुत किया था। ठीक है, और भारतीय ध्वज संहिता कब का है, 2002 का है भारतीय ध्वज संहिता। हंसा मेहता ने सबसे पहले संविधान सभा में इसे पेश किया था। ठीक है, और भारतीय ध्वज संहिता कब का है, तो भारतीय ध्वज संहिता आपका 2002 का है। कब का है, 2002 का हो जाएगा। ठीक है, अब अनुच्छेद 19(1) के ए के तहत आपका जो राष्ट्रीय ध्वज है ये फहराना हमारा क्या है, मौलिक अधिकार है। राष्ट्रीय ध्वज फहराना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, हर नागरिक का मौलिक अधिकार हो जाएगा, हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले जो बीएन खड़े हैं उसी की अध्यक्षता में इस बात की पुष्टि की जाती है कि झंडा जो है, झंडा ये आम नागरिकों का भी मौलिक अधिकार है, वो उसे फहरा सकते हैं, ससम्मान फहरा सकते हैं। और ये चीजें कब, 2004 में हुई थी। ये चीजें कब हुई थी, 2004 में हुई थी, बीएन खड़े की अध्यक्षता में ये किया गया था। ठीक है, 2004 में, 2004 से मौलिक अधिकार की सूची में इसे डाल दिया गया। हर नागरिक को यह अधिकार दे दिया गया कि वो झंडा, तिरंगा झंडा फहरा सकते हैं, तिरंगा झंडा फहरा सकते हैं। क्लियर है, 3:2 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, 3:2। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, बी। आगे चलें, और भी है जैसे कि वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, अगर उनकी मृत्यु होती है तो राष्ट्रीय ध्वज को कितने दिन के लिए, 12 दिन के लिए झुका दिया जाता है। और जो पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री होते हैं उनके सम्मान में 7 दिन के लिए झंडा को झुकाया जाता है, शोक में। ठीक है, 7 दिन के लिए झुकाया जाता है। जो वर्तमान में है, वर्तमान के लिए कितने, वर्तमान के लिए 12 दिन, वर्तमान के लिए कितना झुकाया जाएगा, तो 12 दिन झुकाया जाएगा, 12 दिन तक झुकाया जाएगा। और जो भूतपूर्व हैं, जो भूतपूर्व हैं उनके लिए उनके सम्मान में 7 दिन तक उनके शोक में झुकाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया है? किसके तहत ये समाप्त किया गया है, ये चीजें बताना है। 2 चीजें होती है, पहले में चाय और चीनी के व्यापार को छोड़कर किया जाता है समाप्त, और उसके बाद जो अधिनियम आता है उसमें चाय और चीनी के व्यापार को भी समाप्त कर दिया जाता है, चाय और चीनी के व्यापार को भी समाप्त कर दिया जाता है। तो किसमें किया गया है ये बताना है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, 1813 है ना। हाँ, 1813 का चार्टर अधिनियम बिल्कुल सही है। 1813 के द्वारा ये व्यवस्था किया जाता है कि चीन और चाय के साथ व्यापार को छोड़कर बाकी सारा खत्म कर दिया जाएगा। और उसके बाद 1833 आता है जिसमें कहा जाता है कि नहीं, चीन और चाय का भी व्यापारिक अधिकार यहीं पे समाप्त किया जाता है, यहीं पे समाप्त किया जाता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर वही 1813 का चार्टर अधिनियम, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए। ठीक है, बाकी चीजें लिखते हैं। क्या है 1833 का चार्टर अधिनियम, इसके द्वारा क्या कहा गया, इसके द्वारा कहा गया पहला पॉइंट क्या कि यही चीन और चाय भी समाप्त। ठीक है, अन्य व्यापार के साथ चीन और चाय जो बचा हुआ था ये भी अब क्या होगा, ये भी अब क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बातें जो 1833 में है वो क्या है, बंगाल का गवर्नर जनरल, अब कौन बनेगा, बंगाल का जो गवर्नर जनरल है ये समाप्त करके, बंगाल का गवर्नर जनरल जो है इसे समाप्त करके क्या बना दिया जाएगा, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। भारत का गवर्नर
गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही 1833 के एक्ट के द्वारा ही इससे 10 साल आगे 1843 में आइए, 1843 में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। 1843 में अधिनियम 1833 का ही है, लेकिन 1843 में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है 1833 के अधिनियम के तहत ही। ठीक है, उसके बाद इसी में कहा गया कि जो आपका कंपनी है, ठीक है, 1853 वाले में जो कंपनी है, कंपनी में अब जो भर्ती होगी वो प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पे होगी। इसके बाद वाले में 1853 में कहा गया कि अब जो भर्तियां होगी, अब जो भर्ती होगी वो कैसी होगी, उसका आधार क्या होगा, प्रतियोगिता परीक्षा होगा। प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर, प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर अब कंपनी में कर्मचारियों की भर्ती होगी। ठीक है, यानी प्रतियोगिता परीक्षा कब से, 1853 के अधिनियम के द्वारा स्टार्ट किया गया। आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो गया। ए बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, ए सही आंसर हो गया। क्लियर है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 123। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है, राज्यों का समूह है, राज्यों का कॉन्फेडरेशन है, राज्यों का फेडरेशन है। ठीक है, क्या है, एक से अधिक है या इनमें से कोई भी नहीं। प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है, आप पढ़ते हैं अनुच्छेद प्रथम में क्या है, भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, भारत राज्यों का संघ है, जिसमें साफ साफ लिखा है भारत अर्थात इंडिया क्या है, राज्यों का संघ है। ठीक है, राज्यों का संघ है, क्लियर भाषा में लिखा हुआ है। बताएं, चलिए अनुच्छेद 1 में क्या लिखा हुआ है, तो अनुच्छेद 1 में है क्या, भारत इंडिया अर्थात भारत इंडिया अर्थात भारत क्या है, राज्यों का संघ है। ठीक है, राज्यों का संघ है, ये बात साफ साफ लिखा हुआ है, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट है, यूनियन ऑफ स्टेट है। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट है, राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। और उसके बाद क्या लिखा है, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत, मतलब कि इंडिया अर्थात भारत। ठीक है, राज्यों का संघ है। तो आंसर यहां से क्या निकलेगा, आपका आंसर यहां से निकलेगा यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट यानी कि राज्यों का समूह है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही आंसर हो जाएगा ए। फेडरेशन क्या होता है, तो फेडरेशन जो है ये आपका होता है, इसमें जो भी राज्य होते हैं वो अपने केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करती है, लेकिन कभी भी वो उससे अलग हो सकते हैं। ठीक है, फेडरेशन क्या होता है, तो फेडरेशन होता है जो राज्य है ये स्वतंत्र रूप से तो कार्य करते हैं। ठीक है, राज्य जो है स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, लेकिन केंद्र के साथ ही करते हैं। ठीक है, केंद्र के साथ कार्य करते हैं, स्वतंत्र रूप से केंद्र के साथ कार्य करते हैं, जहां पे साथ होना होता है करते हैं। और लेकिन क्या इसमें कंडीशन है कि ये स्वतंत्र होते हैं, ये कभी भी केंद्र से अलग हो सकते हैं, कभी भी केंद्र से अलग हो सकते हैं, लेकिन भारत में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है। इसमें जो राज्यों का संघ है यानी सभी राज्य मिलकर भारत बना है, इसीलिए इससे कोई भी पार्ट, कोई भी राज्य अगर अलग होना चाहे तो वो नहीं हो सकता, ये अधिकार हमारे संविधान में नहीं है, क्योंकि भारत राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। और अगर यहाँ पे फेडरेशन की व्यवस्था होती, जैसे कि अमेरिका में है फेडरेशन की व्यवस्था होती, तो फिर क्या होता, राज्य स्वतंत्र रूप से अपनी सहमति से केंद्र के साथ मिलकर काम करते, ठीक है, शामिल होते हैं उनमें, लेकिन उनका जब मन होता वो अलग हो जाते हैं। ठीक है, जब मन होगा वो क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और कॉन्फेडरेशन क्या होता है, ये आपका होता है कि इसमें जो केंद्र होता है वो पूरी तरीके से कमजोर होता है। दोनों लगभग सेम ही है, इसमें भी राज्य जब चाहे वो अलग हो सकता है, क्योंकि केंद्र पूरी तरीके से क्या होता है, कमजोर होता है। ठीक है, केंद्र पूरी तरीके से इसमें कमजोर होता है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ए अनुच्छेद 1 है राज्यों का संघ। ठीक है,
अनुच्छेद 2 क्या है? तो अनुच्छेद 2 है भारत से बाहर के जो राज्य भारत में प्रवेश करेंगे, भारत से बाहर का जो हिस्सा है वो भारत में प्रवेश करेंगे, तो नए राज्यों का प्रवेश अनुच्छेद 2 में है। और अनुच्छेद 3 में क्या है? वर्तमान जो व्यवस्था है, वर्तमान जो देश है और देश के अंतर्गत जो राज्य है, राज्य का सीमा, क्षेत्र, नाम, इन सब में परिवर्तन या फिर एक नए राज्य का गठन, ये किस में है? अनुच्छेद 3 में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट 124, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्या है, नहीं तो आंसर गलत हो सकता है। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, ये लाइन आपको याद होगा, हमारी प्रस्तावना का है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये लाइन हमारी प्रस्तावना का है, लेकिन इसके साथ ही हम बताएं, वर्तमान प्रस्तावना का ये लाइन है, लेकिन इसके साथ आपको बताएं कि इसमें जो शब्द है पंथ निरपेक्ष, है ना, पंथ निरपेक्ष जो शब्द है ये बाद में जोड़ा गया है, ये बाद में जोड़ा गया है। समाजवाद और पंथ निरपेक्ष दो ऐसे शब्द हैं, समाजवाद है, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, तीन ऐसे शब्द हैं जिसे कि प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन जब किया गया, 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया। कौन कौन सा? 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा हमारे संविधान की प्रस्तावना में एक बार संशोधन होता है, जिसमें तीन शब्द समाजवाद, ठीक है, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा जाता है, अखंडता शब्द को जोड़ा जाता है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या कर रहा है? वास्तविक संवैधानिक स्थिति 26 जनवरी 1950 को क्या थी, कब जोड़ा गया है? 76 में। यानी इससे पहले क्या था? तो समाजवाद नहीं था, पंथ निरपेक्ष नहीं था, अखंडता नहीं था। अब यहाँ पे जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य दिख रहा है, इसमें क्या पंथ निरपेक्ष पहले था? नहीं था। पंथ निरपेक्ष पहले था? तो पहले ये नहीं था, पहले नहीं था, बाद में इसे ऐड किया गया। तो यहाँ पे वास्तविक रूप से पूछ रहा है ना, तो पहले ये था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। पहले से यही चीजें थी, बाद में 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा आगे जोड़ा जाता है उसमें पंथ निरपेक्ष। ठीक है, क्लियर है? आंसर क्या होगा? बी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रस्तावना हमारे संविधान में कहां से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। और प्रस्तावना की भाषा की बात करें तो कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ठीक है, और संशोधन के बारे में बता ही चुके हैं कि एक बार संशोधन हुआ है, उसके बाद जो प्रस्तावना है इसे उद्देशिका के नाम से हमारे संविधान में पंडित नेहरू ने पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को, जिसे कि 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था। तभी से ये हमारे संविधान में प्रस्तावना के रूप में है। ठीक है, और इस संविधान की प्रस्तावना में जो एक तिथि का वर्णन है वो क्या है? वो है आपका क्या? 26 नवंबर 1949, जिसमें लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि 26 नवंबर 1949 को हम अपनी प्रस्तावना को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। इस वर्ड के साथ लिखा हुआ है 26 नवंबर 1949। आंसर क्या होगा? बी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 125 निम्नलिखित विषय पर विचार कीजिए और उन्हें क्रमानुसार जैसा संविधान में उल्लेखित है वैसे व्यवस्थित कीजिए। संघ है, कार्य क्षेत्र है, मौलिक कर्तव्य, नागरिकता, नीति निर्देशक तत्व। कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं भाग में, किस भाग में है। ठीक है, संघ और राज्य उसका कार्य क्षेत्र किसमें है? भाग 1 में है। किसमें है? तो ये आपका किसमें? भाग 1 में हो जाएगा, भाग 1 में हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य किसमें है? भाग 4 के क में है, 4 के क में हो जाएगा, 4 के क में मौलिक कर्तव्य है। नागरिकता भाग 2 में हो जाएगा और नीति निर्देशक भाग 4 में हो जाएगा, भाग 3 में मौलिक अधिकार है। ठीक है, अब इसको व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले 1 होगा, सबसे पहले 1 होगा, 1 के बाद 2 होगा, 2 किसमें है? 3 में है,
2 किस में है? 2 है, 1 2 3 में है। उसके बाद आपका 4 यानी कि 4 होगा, नीति निर्देशक तत्व होगा, नीति निर्देशक तत्व होगा। उसके बाद आपका 2 होगा यानी कि मौलिक कर्तव्य। 1 3 4 2, 1 3 4 2, आंसर क्या होगा? बी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया जाता है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व जो कि राज्यों के लिए है। राज्य अगर समर्थ होती है तो उसे अपने यहाँ लागू करती है, वरना नहीं करती है। मौलिक अधिकार 12 से 35 तक है। मौलिक अधिकार अमेरिका के ही संविधान से लिया गया, जो कि प्रत्येक व्यक्ति को दिया गया है मौलिक अधिकार। ठीक है, जो भारत के प्रत्येक नागरिक का एक प्राकृतिक यानी कि नैसर्गिक अधिकार है। ठीक है, चलिए आंसर क्या हो जाएगा? बी सही आंसर है, बी। क्वेश्चन नंबर 126, भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र क्या है? ठीक है, अनुच्छेद 19 के 1 के ए में विशेष रूप से है। 19 के 1 के ए में प्रत्याभूत अभिव्यक्ति के व्यापक स्वतंत्र में निहित है, या 36 के 1 के उपबंध में है? किस में है? समाचार पत्र यानी कि मीडिया की भी बात हो रही है, बताइए। अनुच्छेद 19 में पहले 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, लेकिन वर्तमान संविधान की बात करें तो वर्तमान में कितना है? 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। 19 के एफ में संपत्ति का अधिकार था, जिसे हमारे संविधान के 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा हटा करके कहाँ रख दिया गया है? तो 300 के क में रख दिया गया है। और अब जो संपत्ति का अधिकार है वो मौलिक अधिकार ना होकर क्या है? कानूनी अधिकार बन गया है। ठीक है, क्या? कानूनी अधिकार बन चुका है। तो अब हमारे संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कितने प्रकार के अधिकार? तो 6 प्रकार के अधिकार शामिल हैं, 6 प्रकार के हैं। ठीक है, 19 का ए का ए बी सी डी ई एफ तो हट गया है, और क्या है? जी है। इसी में 19 के 1 के ए में प्रेस की स्वतंत्रता यानी मीडिया की स्वतंत्रता की बात है, जिसमें समाचार पत्र का भी स्वतंत्रता शामिल है। ये एक प्रत्याभूत अभिव्यक्ति का व्यापक है। ठीक है, प्रत्याभूत अभिव्यक्ति के व्यापक स्वतंत्र में निहित है। तो आंसर क्या होगा? बी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। एक बार 19 का देख लीजिए सातों। 19 के 1 के ए में क्या है? ए में आपका बोलने की स्वतंत्रता है। ठीक है, बी में क्या है? बिना हथियार लिए कहीं भी घूमने की, ठीक है, बिना हथियार लिए एकत्रित होने की कह सकते हैं स्वतंत्रता है। सी में क्या है? सी में संघ बनाने की स्वतंत्रता है। डी में क्या है? आवागमन यानी कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है। ठीक है, ई में क्या है? तो ई में आपका क्या है? धन उपार्जन जो है वो एफ में है। ई में जो है आप कहीं भी बस सकते हैं। ठीक है, कहीं भी जमीन ले सकते हैं, बस सकते हैं, रह सकते हैं। और एफ में जो संपत्ति है, धन उपार्जन, वो है आपका। और जी में क्या है? जी में जीविका चलाने की स्वतंत्रता है, जीविका। लेकिन इसे अब क्या कर दिया गया? इसे अब समाप्त कर दिया गया, इसे अब समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो ये आपका 6 प्रकार का स्वतंत्रता हो गया। आंसर आपका बी सही आंसर हो गया, बी। 127 कौन सा एक सही है ये बताना है? कौन सा एक सही है ये बताना है? बताइए 127 का क्या हो जाएगा? 127 का क्या हो जाएगा? क्या है? अधिकार नागरिक के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। मतलब जो हमारा अधिकार होता है, यहाँ पे ध्यान से समझिए, जो अधिकार होता है वो अधिकार नागरिक के विरुद्ध राज्य का दावा है। क्या अधिकार कभी नागरिक के विरुद्ध हो सकता है? नहीं हो सकता। और राज्य ऐसा दावा करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है। और फिर नागरिक क्या करेगी? आवाज उठाएगी। ठीक है, अगला है अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं। बिल्कुल भी नहीं, जो अधिकार होता है वो प्राकृतिक रूप से होता है, नैसर्गिक रूप से होता है। ठीक है, अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, ये बिल्कुल सही है। अधिकार जो है ये राज्य के विरुद्ध नागरिक का दावा है। आंसर क्या होगा? सी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 128 पे आइए।
निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? 42वें संशोधन के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया। शोषण से बच्चों और वयस्कों की सुरक्षा है, समान न्याय तथा निशुल्क कानूनी शिक्षा है, सलाह है और समान आचार संहिता है। एक से अधिक है या इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, बताइए किसे नीति निर्देशक तत्वों में संशोधन के द्वारा यानी कि 42वें संशोधन के द्वारा नहीं जोड़ा गया है, ये आपको बताना है। 42वें के द्वारा नहीं जोड़ा गया, ये बताना है। बताइए चलिए, शोषण से बच्चों और वयस्कों की सुरक्षा ये किसमें है? ये अनुच्छेद 39 के 4 में है। किसमें है? ये चीजें अनुच्छेद 39 के 4 में है। 4 में है। समान न्याय और निशुल्क कानूनी सहायता ये 39 के क में है। क में है। ठीक है, और जहां तक आप पहला देख रहे हैं शोषण से बच्चों और वयस्कों की सुरक्षा, ये 42वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया था। 42वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया था। ठीक है, और 39 का ए भी हम कल ही बताए हैं 42वां के द्वारा ही जोड़ा गया है। बच गया समान आचार संहिता, ये तो नीति निर्देशक तत्वों में है भी नहीं। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। सी, हाँ, समान नागरिक संहिता है। किसमें है? अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता है। 45 में क्या है? 45 में 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा है, अनुच्छेद 45 में। ठीक है, 46 में क्या है? जो भी अनुसूचित जाति और जनजाति है उनके लिए प्रावधान 46 में है। 47 में क्या है? 47 में पोषाहार और मद्य निषेध है। 48 में कृषि और पशुपालन है। 48 के क में पर्यावरण का संरक्षण है। 48 हो गया। 49 में आइए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो स्मारक हैं, महत्व हैं, उनका संरक्षण है। 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण है और 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था की बात की गई है। ठीक है, आंसर क्या होगा? सी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 129 भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे वैधिसित है? अभी जस्ट बताए हैं कार्यपालिका और न्यायपालिका का जो पृथक्करण है यानी दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा, दोनों अलग अलग रूप से काम करेगा, दोनों एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये हमारे संविधान के अनुच्छेद किसमें है? अनुच्छेद 50 में इसकी व्यवस्था है और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक किसमें आता है? तो डीपीएसपी यानी कि किसमें आएगा? नीति निर्देशक तत्व में आएगा। नीति निर्देशक तत्व जिसे आयरलैंड से लिया गया है, राज्यों के लिए है। राज्य अगर समर्थ है तो अपने यहाँ इसे लागू कर सकती है, अगर नहीं करेगी तो जनता इसके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकता है। तो आंसर क्या होगा? राज्य की नीति निर्देशक तत्व के द्वारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा बी। पहला था संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना, जिसके बारे में आपको पहले ही बता चुके हैं। उसके बाद है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में क्या है? सूची का वर्णन है जो 3 प्रकार का होता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। 130 वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है, यह युक्ति किन पर लागू होती है? कहने का साफ साफ मतलब है राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है मतलब कि नाम मात्र की शक्ति होती है, वास्तविक शक्ति इनके पास नहीं होती है, यानी कि ये नेतृत्व नहीं करते हैं। प्रतिनिधित्व तो करते हैं लेकिन नेतृत्व नहीं करते हैं, यानी वास्तविक शक्ति इनके पास नहीं होती है। ये कौन है? तो ये राष्ट्रपति हैं। कौन है? राष्ट्रपति हैं। हमारे राष्ट्रपति हैं जो हमारे देश के प्रथम नागरिक होते हैं, वरीयता क्रम में जिनका स्थान पहला होता है। ठीक है, तीनों सेना के सेनापति होते हैं। ठीक है, यानी कि अध्यक्ष होते हैं और जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि है या जो भी चीजें हैं वो किनके नाम से की जाती है? राष्ट्रपति के नाम से की जाती है, लेकिन उनके पीछे जो मेन शक्ति का यूज है वो कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। ठीक है, आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलें।
और ये चीजें हमारे संविधान में भी है कि कार्यपालिका से संबंधित जितने भी काम है वो राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी, सिर्फ नाम से की जाएगी। अनुच्छेद 77 का ए ऐसा कहता है, अनुच्छेद 77 का एक ऐसा कहता है कि जो कार्यपालिका संबंधी कार्य है वो किसके नाम से होगी, राष्ट्रपति के नाम से होंगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग की बात करें तो महाभियोग जो है सबसे पहले एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। इसे इम्पीचमेंट भी कहते हैं, इम्पीचमेंट भी कहते हैं। कब लगता है तो संविधान के अतिक्रमण होने पे लगता है, संविधान के अतिक्रमण। ठीक है, उल्लंघन के जगह पर आपको अतिक्रमण भी मिल सकता है, जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तब ऑप्शन में अतिक्रमण रहेगा। ठीक है, संविधान के अतिक्रमण होने पे लगता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, अनुच्छेद आपको बताना है कौन से अनुच्छेद में हमारे संविधान में राष्ट्रपति के महाभियोग की चर्चा है, राष्ट्रपति के महाभियोग की चर्चा किस अनुच्छेद में है। कल हम आपको महाभियोग के बारे में बताए हैं, कल ही बताए हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन और महाभियोग दोनों के बारे में आपको बताए हैं। महाभियोग में क्या होता है, महाभियोग की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है। महाभियोग शब्द सिर्फ और सिर्फ हमारे राष्ट्रपति के लिए होता है। इसमें संसद के दोनों सदन के सभी सदस्य हिस्सा लेते हैं। इसमें जो है संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य यानी कि निर्वाचित और मनोनीत, निर्वाचित और मनोनीत दोनों लेंगे, जबकि इनके निर्वाचन में सिर्फ निर्वाचित सदस्य होते हैं, मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं। बिल्कुल आंसर इसका क्या है, 61 में है, बिल्कुल सही है। 60 में शपथ है। निर्वाचित प्लस कौन शामिल होते हैं, इसमें मनोनीत शामिल होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, महाभियोग जो लगता है ये कैसे लगता है, तो सबसे पहले महाभियोग लगाने के लिए 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देनी होती है। 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना दिया जाता है कि आप पर ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है ये शुरुआत की जा रही है। और 14 दिन पूर्व जो सूचना देने के लिए सदस्य का सहमति चाहिए, यानी सदस्य का सिग्नेचर चाहिए, वो टोटल का कितना चाहिए, 1/4 चाहिए। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है, 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को इसकी सूचना दी जाती है, महाभियोग की सूचना दी जाती है। महाभियोग की सूचना 14 दिन पहले दी जाती है। और इसके लिए कितने सदस्य का सिग्नेचर चाहिए, तो 1/4, कुल का 1/4, कितना, टोटल का 1/4, कुल सदस्य का कितना चाहिए, कुल सदस्य का 1/4 जो है वो अगर हस्ताक्षर करके देते हैं, हस्ताक्षर करके देते हैं, तभी ये राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना दी जाएगी। ठीक है, अब चलिए, किसी भी सदन में सबसे पहले ये प्रस्ताव लाया जा सकता है। जैसे उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए सिर्फ राज्यसभा ला सकता है, वैसा यहाँ कोई कंडीशन नहीं है, किसी में भी ला सकते हैं, लोकसभा या राज्यसभा। मान लीजिए लोकसभा में आया है, लोकसभा में आया है, तो सबसे पहले लाने के लिए ही 2/3 सदस्य की सहमति चाहिए। लाने के लिए कि हाँ राष्ट्रपति पे लाया जाएगा, 2/3 सदस्य की सहमति चाहिए। अगर 2/3 सदस्य सहमत हो जाते हैं तो फिर ये अगले सदन में जाएगा, तो फिर अगले सदन में जाएगा, और अगले सदन में जाने के बाद फिर वहां के 2/3 सदस्य जो हैं वो करेंगे, उसके बाद फिर आपका महाभियोग की प्रक्रिया पूरी होगी। ठीक है, 2/3 सदस्य, ठीक है, 2/3 सदस्य चाहिए, 2/3 सदस्य, फिर ये आगे जाएगा, आगे जाएगा, यहाँ भी 2/3 सदस्य का चाहिए, उसके बाद होगा। ठीक है, उसके बाद होगा। क्लियर है, तो किस पर लगाया जाएगा, ये राष्ट्रपति पे लगाया जाएगा। अच्छा, क्या है, राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है, तो संसद के दोनों सदन के द्वारा। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दोनों सदन के द्वारा लगाया जा सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही आंसर हो जाएगा डी। क्लियर है, ये सॉरी डी नहीं, सी है, सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, दोनों सदन के द्वारा। चलिए आगे, 132, संविधान, ये भारत के प्रधानमंत्री के विषय में कौन सा कथन सही है, प्रधानमंत्री के विषय में कौन सा कथन सही है ये बताना है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 132 का आंसर क्या हो जाएगा, 132 का आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, क्या क्या है, पहला स्टेटमेंट है इसमें क्या, तो पहला है
प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का नाम मात्र का नेता होता है, बिल्कुल गलत है, ये वास्तविक नेता होता है। कैसा होता है? वास्तविक। सारा प्रयोग तो उसी के द्वारा किया जाता है ना, तो ये हो गया आपका गलत। वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है, बिल्कुल गलत है, उत्तरदायी होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है, ये बिल्कुल सही है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और हमारे संविधान का जो 75 का क्लॉज 2 है, यानी 75 का 2 है, वो क्या कहता है कि पूरा जो मंत्रिपरिषद है वो किसके प्रति होगा? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रधानमंत्री की चर्चा हो रही है, तो सबसे पहले 74 और 75, यहाँ पे दो अनुच्छेद 74 और 75। 74 में क्या है कि एक मंत्री परिषद होगा, 74 में क्या है? एक मंत्री परिषद होगा, और इसके प्रधान कौन होंगे? तो इसके प्रधान होंगे हमारे प्रधानमंत्री। कौन होंगे? हमारे प्रधानमंत्री होंगे। 75 में क्या है? इस मंत्री परिषद और इनके प्रधानमंत्री की नियुक्ति, यानी कि इन्हें शपथ कौन दिलाएगा? तो इनकी नियुक्ति या शपथ कह सकते हैं, वो कौन दिलाएंगे? तो वो होंगे राष्ट्रपति। वो कौन होंगे? वो होंगे हमारे राष्ट्रपति। कौन होंगे? हमारे राष्ट्रपति होंगे, राष्ट्रपति होंगे। ठीक है, और 75 का 2 यही कहता है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मंत्री परिषद काम करेगा। 75 का 3 भी है, 75 का जो 3 है, 75 का 3 कहता है कि जो मंत्री परिषद है ये किसके प्रति? तो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। ठीक है, और व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति होगा। आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, सी। ठीक है, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का भी काम कौन करता है? तो प्रधानमंत्री ही करते हैं। 133, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया गया है, मतलब रद्द घोषित कर दिया गया है, अमान्य घोषित कर दिया गया है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उसके बारे में सही उत्तर का चयन कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, और व्यक्तिगत रूप से बोला जाए तो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं। चलिए, उपराष्ट्रपति है ना, सबसे पहले किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति है? अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि एक उपराष्ट्रपति होगा, यानी उपराष्ट्रपति पद की बात की गई है। आगे देखिए, उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य होते हैं। ठीक है, दूसरा है उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य नहीं होंगे। बात यह है कि 133 नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर किसी उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, मतलब अगर वो चुन के आए हैं और कुछ दिन काम करते हैं, उसके बाद पता चलता है कि ये अवैध तरीके से आए हैं या इनका निर्वाचन जो है वो अवैध है, यानी शून्य घोषित कर दिया जाता है, यानी कि उसे रद्द घोषित कर दिया जाता है। तो अब जो रद्द घोषित किया गया है, इस बीच में उन्होंने जो भी काम किया है, जितने भी दिन काम किए हैं, क्या वो काम वैलिड है? क्या वो काम मान्य है? क्या वो चीजें लागू होंगी? ये चीजें कहा जा रहा है। ठीक है, तो पहला पॉइंट यही है कि उनके द्वारा जो काम किया गया है, ठीक है, तो क्या वो मान्य होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये चीजें राष्ट्रपति के लिए भी लागू होती है। क्योंकि होता ये है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति जो हैं वो अपने स्वविवेक का यूज नहीं करते हैं, मतलब वो अपने तौर पे काम नहीं करते हैं। उनके पीछे कौन कार्य कर रहे होते हैं? तो प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद होती है जो उनके लिए काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इनका सिर्फ नाम होता है, इनके नाम से काम किया जाता है, बाकी सारा काम किसका है? मंत्री परिषद और उनकी प्रधानमंत्री का काम होता है। ठीक है, इसीलिए जब इनका निर्वाचन रद्द होता है तो इनके द्वारा काम जो है वो रद्द नहीं होता है, उनके द्वारा किया गया काम वैलिड होता है, क्योंकि काम तो पीछे से मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। तो कार्यविधि मान्य होगा, ये तो वही चीजें हैं, नहीं होगा तो ये गलत हुआ।
अब सही उत्तर चुनना है, एक सही है ना, एक किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारा आंसर क्या होगा, बी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सबका सही है, सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 134, निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है, कौन सा एक सही है ये बताना है, बताइए कौन सा एक सही है। क्वेश्चन नंबर 134, चलिए देखते हैं। पहला क्या है, केवल राज्यसभा में ही ना कि लोकसभा में मनोनीत सदस्य हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये चीजें अगर पहले के हिसाब से देखें तो ये पहला लाइन आपका गलत हो सकता है, पहला गलत हो सकता है। ठीक है, लेकिन वर्तमान में ये चीजें सही है। क्यों? क्योंकि अभी जो व्यवस्था है लोकसभा के लिए, अभी जो सीट है उसमें दो जो एंग्लो इंडियन है इनकी व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। ठीक है, हाँ पहले एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण की व्यवस्था थी, लेकिन अब 2020 से ये समाप्त है, जब से 104वां संवैधानिक संशोधन हुआ है उसके द्वारा ये चीजें क्या हो चुकी है, हमारे संविधान से समाप्त हो चुकी है। यानी अब लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं है। हाँ पहले था, 2 सदस्य मनोनीत होते थे और इनका मनोनयन कौन करते थे, तो राष्ट्रपति इनका मनोनयन करते थे, राष्ट्रपति इनका क्या करते थे, मनोनयन करते थे। और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में 12 सदस्य, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, तो 12 सदस्य जो हैं ये अलग अलग क्षेत्र से राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और पहला लाइन क्या है, पहला लाइन पहले के अनुसार सही था, लेकिन वर्तमान के अनुसार आपका यहाँ पे नहीं होगा। केवल राज्यसभा में, तो केवल राज्यसभा में ही होता है, ना कि लोकसभा में मनोनीत हो सकते हैं। अब तो लोकसभा में नहीं होता है ना, नहीं होता है, तो ये चीजें बिल्कुल आपकी सही है। ठीक है, हाँ आप पहले के क्वेश्चन का देखिएगा तो उसमें ये चीजें नहीं माना गया है। फिर दूसरा है क्या है, राज्यसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्य को मनोनीत करने का प्रावधान है। क्या ये सही है? नहीं, ये चीजें पहले के लिए थी तो यहाँ पे ये दे दिया है। ठीक है, लेकिन क्या पहले भी ये था? नहीं, राज्यसभा नहीं था, लोकसभा था। लोकसभा में आंग्ल भारतीय सदस्य के 2 सदस्य के मनोनीत होने का प्रावधान था। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, गलत हो गया। ठीक है, अगला क्या है, किसी मनोनीत सदस्य का मंत्री पद के लिए नियुक्ति पर संवैधानिक वर्जना नहीं है, मतलब रोकना नहीं है। ये चीजें भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ए और सी दोनों सही है, तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, एक से अधिक सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 135, संसद में विधायन प्रस्ताव की पहल करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। यानी कि भारत के राष्ट्रपति जो है उनकी पूर्व स्वीकृति किस किस चीज को लेकर होती है ये बताना है। पूर्व स्वीकृति किस किस चीज को लेकर होती है। ठीक है, क्या क्या है, धन विधेयक पर पूर्व स्वीकृति चाहिए, बिल्कुल चाहिए। अगर राज्य की सीमा में फेरबदल करना है तो चाहिए, बिल्कुल चाहिए। ऐसे कराधान यानी कर का जो विधेयक होता है, कर संबंधित टैक्स संबंधी जो विधेयक होता है जिसमें राज्य का हित निहित हो, उसके लिए पूर्व अनुमति चाहिए, चाहिए। एक नवीन राज्य के गठन से संबंधित चाहिए, बिल्कुल चाहिए। ठीक है, नए राज्य की स्थापना, नए राज्य का प्रवेश करने का अधिकार किसका, कराने का अधिकार किसका, संसद का है, संसद का है। और ये कौन मतलब किसकी अनुमति से होता है, तो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से होता है। ठीक है, पूर्व अनुमति से होता है। तो चारों सही है, आंसर क्या होगा, एक से अधिक सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 136, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है। सीट्स का ऑनलाइन कैसे या पीडीएफ कैसे है और से प्राप्त किया जाएगा मैम। ऑनलाइन आप एप्लीकेशन से कर सकते हैं, जब बैच परचेज करेंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, और अन्यथा अगर आप ऑफलाइन सेंटर पे जाते हैं टेस्ट देने तो वहां तो मिल ही जाएगा। ठीक है, ऑफलाइन सेंटर पर तो मिल ही जाता है, ऑनलाइन में आपको टेस्ट परचेज करके लेना होगा। चलिए क्लियर। आगे है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे देता है ये आपको बताना है। ठीक है, लोक लेखा समिति की अगर हम बात करें तो
इसे प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। प्राक्कलन समिति जो कि सबसे बड़ी संसदीय समिति है ना, ये सब एक संसदीय समिति है, तो इसे प्राक्कलन की जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी इसे कहा जाता है। अच्छा, इसकी स्थापना कैसे होती है? तो 1919 का जो अधिनियम होता है, 1919 के अधिनियम के तहत 1921 में लोक लेखा समिति का गठन होता है, लोक लेखा समिति की स्थापना होती है, तब से ये चल रहा है। इसके सदस्य का जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो वो 1 वर्ष का होता है, 1 वर्ष का होता है, ठीक है, 1 वर्ष का कार्यकाल होता है। उसके बाद इसमें जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जो विरोधी दल के नेता होते हैं, विरोधी दल के नेता होते हैं, विरोधी दल के नेता होते हैं, वही इसके अध्यक्ष होंगे। विरोधी दल के नेता ही कौन होते हैं? लोक लेखा समिति के अध्यक्ष होते हैं। इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों से सदस्य शामिल होते हैं और टोटल सदस्य की संख्या कितनी होती है? 22 होती है। टोटल सदस्य कितने होंगे? 22 होंगे, जिसमें कि 15 और 7 में ये बटा होता है। कितने कितने में? 15 और 7 में बटा होता है। 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से इसमें सदस्य शामिल होते हैं, ठीक है। अब लोक लेखा समिति क्या करता है? ये लोक लेखा समिति क्या करता है? अपना जो रिपोर्ट है ये किसे देगा? राष्ट्रपति को देगा, और राष्ट्रपति उसे संसद के पटल पे रखवाते हैं। राष्ट्रपति उसे संसद के पटल पे रखवाते हैं, ठीक है। हाँ, लोकसभा का स्पीकर, फिर वो क्या करेंगे आगे? लोकसभा के स्पीकर को देंगे और फिर वो वहां से सदन के पटल पे रखवाएगा। तो आंसर आपका कैसे हो जाएगा? आंसर हो जाएगा क्या? अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? तो लोकसभा के स्पीकर को करता है। यहाँ पे लोकसभा का स्पीकर है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा के स्पीकर को, ठीक है। लोकसभा का स्पीकर, आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 137 संसद की अस्थायी समिति के सदस्य को, अस्थायी समिति के सदस्य को लोकसभा और राज्यसभा से किस अनुपात में लिया जाता है? 2 और 1 के अनुपात में। 2 और 1 के अनुपात में, मतलब कहने का यह है कि लोकसभा से और राज्यसभा से जो सदस्य आते हैं उनका रेशियो अनुपात कितना है? 3 और 1, 4 और 1, 1 से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। अस्थायी समिति और एक तदर्थ समिति, संसद के 2 समिति होते हैं, हिस्सा होता है, एक अस्थायी और एक तदर्थ। तो यहाँ पे अस्थायी की बात की गई है, अस्थायी की बात की गई है, बताइए। किसमें होगा? 2 अनुपात 1 में हो जाएगा, 2 अनुपात 1 में हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 2 और 1 के अनुपात में होता है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 138 संसद के सचिवालय के पदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, 2 स्टेटमेंट है और बताना है क्या होगा। 2 स्टेटमेंट है, बताइए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138। पहला क्या है? संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए, संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जाता है। संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार होता है। ठीक है, तो दोनों तो सही ही है, तो आंसर क्या होगा? डी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। संसद के सचिवालय के बारे में आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये सॉरी डी हो जाएगा। 139 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में कौन सा कथन सही है? 162 के शीर्षक के संबंध में राज्य के कार्यपालिका शक्ति, राज्यपाल के कार्यालय के लिए शर्तें, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। हाँ, डी हो जाएगा बिल्कुल। अनुच्छेद 162 किससे है?
तो ये विस्तार से है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार से है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, राज्य के विधानमंडल की अगर हम बात करें, राज्य के विधानमंडल की अगर हम बात करें तो विधानमंडल के कितने अंग हो जाएंगे? विधानमंडल के जैसे संसद के 3 अंग होते हैं उसी प्रकार से इसके भी 3 अंग हो जाएंगे। क्या क्या? तो एक आपका राज्यपाल, जैसे वहां राष्ट्रपति शामिल होते हैं वैसे एक आपका राज्यपाल, दूसरा आपका क्या, वहां लोकसभा और राज्यसभा होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ आपका विधानसभा और विधान परिषद हो जाएगा। ठीक है, विधानसभा, विधानसभा और क्या हो जाएगा? और विधान परिषद हो जाएगा, विधान परिषद हो जाएगा। ठीक है, विधान परिषद हर राज्य में नहीं होता है, ये राज्य की इच्छा के अनुसार पे डिपेंड करता है। अगर उसे अपने यहाँ विधान परिषद का निर्माण करना है तो वो अपने यहाँ की जो उनका विधानसभा है वहां से पारित करवा के फिर संसद के पास भेजेगा तो वहां से हो जाएगा। ठीक है, तो सभी राज्य में नहीं है, वर्तमान में 6 राज्यों में है और विधानसभा तो हर राज्य में होता है। और राज्यपाल के लिए 7वें संवैधानिक संशोधन में ये व्यवस्था की गई है कि जो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हैं वो 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए, एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त हो पाते हैं। आज सारा गलत हो रहा है आपका, सारा क्यों गलत हो रहा है? अच्छा कोई बात नहीं, कभी कभी होता है। ठीक है, ज्यादा निराश नहीं होना है। आंसर क्या होगा? सी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 140 पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? ये तो सही होना चाहिए पूजा, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। चलिए, पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग है, बिल्कुल सही है, बहुत सही बात है। और पंचायती राज व्यवस्था की अगर बात करें तो अगर आप हिस्ट्री पढ़े हैं तो उसमें आप पढ़ते होंगे प्राचीन हिस्ट्री। ठीक है, उसमें चोल वंश के समय से पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत है वो मानी जाती है। ठीक है, वहीं से इसकी शुरुआत मानी जाती है। उसके बाद फिर अंग्रेज आते हैं, रिपन आते हैं। ठीक है, उन सब ने इन व्यवस्था को आगे बढ़ाया है, ये हमेशा से चलते आ रहा है और एक अभिन्न अंग रहा है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद है 73वां संवैधानिक संशोधन जो कि आप पढ़ते हैं 1993 का है। ठीक है, 1993 में प्रभावी हुआ और कब का है? 1992 का है। ठीक है, 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ, ये गलत है, ये गलत है। कब से प्रभावी हुआ है? तो 24 अप्रैल से, 24 अप्रैल 1993। इसी वजह से, हाँ 24 अप्रैल होगा, बिल्कुल सही। इसी वजह से 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। 24 अप्रैल हो जाएगा, 24 अप्रैल हो जाएगा। और 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को ही। ठीक है, तो ये कथन क्या हुआ? गलत हो गया। अगला है, यह एक त्रिस्तरीय जैविकीय रूप से जुड़ी संरचना है, त्रिस्तरीय है, बिल्कुल सही बात है, ये त्रिस्तरीय व्यवस्था है। ठीक है, और ये देने वाले कौन थे? तो बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति है जिन्होंने त्रिस्तरीय व्यवस्था दिया था। अब यहाँ क्या पूछ रहा है? कौन सा सही नहीं है? बी हमारा सही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी पंचायत के बारे में, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में अगर बात करें तो इसमें शुरू में महिलाओं के लिए 1/3 सीट भी आरक्षित की गई थी। ठीक है, उसके बाद फिर जो पंचायती राज व्यवस्था है ये हमारे संविधान के भाग 9 में है, अनुसूची 11 में है, 73वां संवैधानिक संशोधन है, उसके साथ साथ नीति निर्देशक तत्वों में भी है। कौन सा? अनुच्छेद 40 में है। ठीक है, और कौन सी विचारधारा से प्रेरित है? तो गांधीवादी विचारधारा से हमारे संविधान में ये प्रेरित है। ठीक है, चलिए आंसर क्या होगा? बी सही आंसर हो गया, बी। 141 समिति है और सुझाव है, समिति है और सुझाव है, बताइए। हाँ, आर्टिकल 40, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 141, बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय,
ठीक है। अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय। एल.एम. सिंघवी समिति, ये आपका क्या है, प्रतिनिधि के तरीकों में सुधार, ये तो जे.बी. राव समिति हो जाएगा। स्थानीय स्वशासन पद्धति, ये बिल्कुल सही है। और एल.एम. सिंघवी समिति की सिफारिश पर ही पंचायती राज व्यवस्था को, इसी में सिफारिश किया गया था कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, तो 73वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा उसे संवैधानिक दर्जा दिया भी गया। तो 2 1 4 3 ये होगा ना, 2 1 4 3 हो जाएगा, 2 1 4 3। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, सी सही आंसर हो जाएगा। 142 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के लिए कौन सा सही नहीं है, ये बताना है, बताइए। नियंत्रक महालेखा परीक्षक, हे भगवान मुझे क्या हो गया, क्या हो गया आपको, क्या हो गया, भगवान को याद कर रहे हैं। भगवान को याद मत करिए ज्यादा, वरना भगवान आपको याद करेंगे तो फिर क्या होगा। चलिए 142 नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो कि सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। अनुच्छेद 148 से 151 तक, अनुच्छेद 148 से 151 तक इसकी चर्चा है, ठीक है। अच्छा, कौन सा सही नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है। आंसर है सबका सी सी सी। देखते हैं, नियुक्ति किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा होती है, सही है। वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है, सही है। राष्ट्रपति पदच्युत करते हैं, बिल्कुल गलत है आंसर, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। सभी का आंसर सी है और सही है, सभी का आंसर सी है और बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में अगर बात करें, अनुच्छेद 148 से 151 तक नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात है। ये सार्वजनिक धन के संरक्षक होते हैं, सार्वजनिक धन के संरक्षक होते हैं, सार्वजनिक धन के संरक्षक होते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो है उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं, यानी राष्ट्रपति हटा सकते हैं। ये चीजें गलत है, ये चीजें गलत है, इनको राष्ट्रपति नहीं हटा सकते हैं। यहाँ पे कहने का मतलब ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इनका जो आपका अनुच्छेद है वो दिया हुआ है, संविधान में इनका वर्णन है 148 से 151 तक है। इसीलिए संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर ही इन्हें हटाया जाता है। और मुख्य रूप से जो ये प्रक्रिया है ये भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति को जो हटाने की प्रक्रिया होती है उसके द्वारा ही हटाया जाता है, ठीक है। आप कह सकते हैं कि कैसे हटाया जाएगा, संसद के दोनों सदन के समावेदन पे, संसद के दोनों सदन के समावेदन पे ही हटाया जाएगा, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जो हटाने की प्रक्रिया होती है, न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया होती है, हटाने की प्रक्रिया होती है, उसी के तहत इन्हें भी हटाया जाता है, इन्हें भी हटाया जा सकता है, उसी प्रक्रिया के द्वारा इन्हें हटाया जाता है। अब इनके कार्यकाल की बात करें तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, कार्यकाल कितना होगा, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो, या तो 6 साल का कार्यकाल जो है वो पहले हो जाए, या उनकी एज जो है 65 वर्ष वो पहले हो जाए, वो वहां से हट जाएंगे, ठीक है। और ये नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है जो सार्वजनिक धन का संरक्षक भी होता है, और ये अपना जो प्रतिवेदन है वो राष्ट्रपति को सौंपता है, और राष्ट्रपति फिर इसे संसद के दोनों सदनों के पटल पे रखवाते हैं, और राज्य के लिए राज्यपाल को सौंपेगा, और राज्यपाल इसे विधानमंडल के पटल पे रखवाएंगे, ठीक है। आंसर क्या हुआ, आंसर आपका सी सही आंसर हो गया, सी सही आंसर हो गया। लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र और मार्गदर्शक के रूप में भी कार्य करता है। 143 भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की शक्ति के लिए कौन सा सही नहीं है, ये बताना है आपको, बताइए। चलिए क्या है, चलिए देखते हैं। इनके पास यानी सुप्रीम कोर्ट के पास जनता के
मूल अधिकार की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की अनन्य शक्ति है। अनन्य शक्ति मतलब इनके पास एकाधिकार है, मतलब सिर्फ इन्हीं के पास अधिकार है। ठीक है, अनन्य शक्ति का मतलब यही होता है कि सिर्फ इन्हीं के पास अधिकार है और किन्हीं के पास नहीं है। तो क्या ये बात सही है कि जो मौलिक अधिकार है हमारा, उसकी रक्षा के लिए हम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? क्या ये बात सही है? नहीं है। ठीक है, ये बात सही नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 32 के तहत आप पढ़ते हैं हमारे मौलिक अधिकार का रक्षक कौन? सुप्रीम कोर्ट। और अनुच्छेद 226 के तहत पढ़ते हैं हमारे मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन? हाई कोर्ट भी होता है। यानी हम अपने मौलिक अधिकार के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह जा सकते हैं। तो ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद है वह अंतरशासकीय विवाद में मूल और अनन्य क्षेत्राधिकार रखता है। अंतरशासकीय विवाद में मूल और अनन्य क्षेत्राधिकार रखता है, ये सही है। अंतरशासकीय विवाद क्या है? अंतरशासकीय विवाद होता है जैसे कि कोई दो राज्य या दो से ज्यादा राज्य आपस में विवाद कर रहे हैं, आपस में किसी मैटर को लेकर उसमें झगड़ा हो रहा है। ठीक है, तो उसको सुलझाने का अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है। और उसके बाद अगर सरकार, केंद्र सरकार और राज्यों के बीच कुछ हो रहा है, कुछ विवाद हो रहा है, तो उसको भी सुलझाने का अधिकार किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। कोई हाई कोर्ट इसको नहीं सुलझाएगा, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा। ये बात बिल्कुल सही है, ये बात सही है। ठीक है, उसके बाद ये तो आपका है कि हाँ ठीक है, ये अनन्य क्षेत्राधिकार है, बिल्कुल सही है। यह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा कानून के प्रश्न या किसी तथ्य को निर्दिष्ट किए जाने पर सलाहकार अधिकारिकता रखता है। बिल्कुल, भारत के राष्ट्रपति को सलाह भी देता है ना, भारत के राष्ट्रपति को सलाह भी देता है। हाँ, अब राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य है या नहीं है, ये उन पे डिपेंड करता है, लेकिन ये बात भी सही है। क्या बोल रहा है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको दिखा कि पहला ही कथन सही नहीं है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए 143 का ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिनका भी ए है बिल्कुल सही है। और 143 के तहत, अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट को सलाह दे सकता है। 144 कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? कौन है? नीति आयोग है। नीति आयोग जो सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, एक गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है, हाँ ए ही होगा। चलिए, योजना आयोग की जगह पर इनका गठन हुआ। योजना आयोग जो कि 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का स्थापना होता है। फिर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा उन्हें समाप्त कर दिया जाता है और उनकी जगह पर क्या लाया जाता है? नीति आयोग लाया जाता है। नीति आयोग लाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी सही आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो गया, सी। 144 का भी पूजा ए लगाई है। योजना आयोग कब का समाप्त हो गया? ए कैसे होगा? ए कैसे होगा? सी होगा ना। चलिए आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145, मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार भारत में क्या है? मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, वैधानिक अधिकार। तो मतदान करने का जो अधिकार है वो हमारा कानूनी अधिकार है। कानूनी अधिकार, या उसके बाद आप कह सकते हैं राजनीतिक अधिकार। ठीक है, लेकिन मूल रूप से कौन सा अधिकार है? तो कानूनी अधिकार है। कौन सा है? कानूनी अधिकार हो जाएगा, यानी कि वैधानिक। कानूनिक अधिकार को ही क्या कहेंगे? वैधानिक अधिकार कहेंगे। आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब आपको बताना है कौन से संवैधानिक संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से मतदान की आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। ठीक है, कौन सा संवैधानिक संशोधन के द्वारा? 146, भारत के संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ है। किसकी अध्यक्षता में? अगर हम राजभाषा की बात करें तो हमारी जो राजभाषा है वो हिंदी है और लिपि क्या है? देवनागरी है। और ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 343 में है। ठीक है, राजभाषा क्या है? हिंदी है। और लिपि की बात करेंगे तो लिपि क्या हो जाएगी? लिपि देवनागरी हो जाएगी। देवनागरी हो जाएगी।
ये किसमें है? तो ये व्यवस्था, ये चीजें किसमें है? ये चीजें अनुच्छेद 343 में है, अनुच्छेद 343 में है। ठीक है, 344 में राजभाषा आयोग है। 344 में क्या है? 344 में राजभाषा आयोग की बात की गई है, राजभाषा आयोग की बात की गई है। जो प्रथम आयोग है वो बी.एन. खड़े की अध्यक्षता में 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। 1955 में बी.एन. खड़े की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, चलिए उसके बाद 343 344 हो गया। 345 राज्य की भाषा है। 345 क्या है? 345 भी लिख लीजिए। 345 में किसी राज्य की भाषा की चर्चा है, राज्य की भाषा की चर्चा है। ठीक है, और 346 की अगर हम बात करें तो 346 के बीच में राज्यों के बीच जो पत्रादि होती है, पत्रादि की भाषा 346 में है, पत्रादि की भाषा 346 में है। आंसर क्या होगा हमारा? बी.एन. खड़े की अध्यक्षता में 1955 में। आंसर ऑप्शन नंबर बी। 147 बिहार में पहली बार पंचायती चुनाव को किसके माध्यम से कराने की अनुमति दी गई थी? ईवीएम के माध्यम से। आंसर ऑप्शन नंबर ए। 148 किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना का विघटन किया जा सकता है? उपराज्य की विधानसभा हम बताए हैं, अभी समझाए हैं आपको जब विधानमंडल बता रहे थे। विधानसभा की अनुशंसा पर संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 148 का आंसर दीजिए। थोड़ी देर पहले ही समझाए हैं क्या होगा। हम आपको बताए थे कि जो विधानमंडल है जिस भी राज्य का है वहां की विधानमंडल अगर सिफारिश करेगी, प्रस्ताव को पेश करके देगी तो संसद के द्वारा कर दिया जाएगा। तो आंसर क्या होगा? बी सही आंसर हो जाएगा। बी 148 का बी। 149 बिहार में कक्षा 3 से 8 तक के कमजोर बच्चों के लिए उपलब्धि में से कौन सा मिशन चलाया जा रहा है? मिशन कुशल, मिशन दक्ष या मिशन स्कूल? कौन सा मिशन चलाया जा रहा है? तो मिशन दक्ष चलाया जा रहा है, मिशन दक्ष चलाया जा रहा है। इसका भी सीधा कैसे आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मिशन दक्ष। 150 बिहार में पंचायत समिति का निर्वाचित सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देगा? अपना त्यागपत्र किसको देगा? क्वेश्चन नंबर 150। तो जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो अपना त्याग पत्र पंचायत समिति के प्रमुख को देंगे, प्रमुख को देंगे। आंसर क्या होगा? बी सही आंसर हो जाएगा। पंचायत समिति के प्रमुख को देंगे। खंड विकास पदाधिकारी को कौन देगा? तो सरपंच देंगे। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। इसके साथ ही पॉलिटी का डिस्कशन भी समाप्त हो गया।